तो वेलकम यूट्यूब आप सभी के अपने चैनल एस की एम फिर से स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। हेलो 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 हेलो। तो वेलकम यूट्यूब आप सभी के अपने चैनल एस की एम फिर से स्वागत है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आपको पता चल जाए। जैसा कि आपका नया सिलेबस 2023 का सिलेबस चलाया जा रहा है, ठीक है। ये आपका सिलेबस कहाँ का होगा? 2023 का सिलेबस होगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को जोड़ना है, ज़्यादा चैनल अपने अपने साथियों को, अपने मित्रों को इस पे जोड़ लेना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जब आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम रसायन विज्ञान को पढ़ते हैं, जिसमें आपको अच्छी तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री होता क्या है, इसकी उत्पत्ति कब हुई, इसको किसने बनाया, तो ये सारी चीज़ें पहले जानेंगे। उसके बाद आपको अच्छी तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ेंगे, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट और शेयर कर देंगे, ठीक है। इसमें पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान कक्षा 12। तो आप सभी लोगों को बस यही चीज़ पढ़ना है। तो देखिए, तो सबसे पहले इसमें हम क्या जानेंगे और आपको क्या बताने वाले हैं। सबसे बताने वाले हैं आपको परिभाषा एवं उत्पत्ति। तो रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो इसके बारे में पहले जानेंगे। उसके बाद आपको अच्छी तरीके से हम आगे और भी पढ़ाने का प्रयास करेंगे और आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से सारी क्लासेस दी जाएंगी। आपको यहाँ से शुरू से लेकर के लास्ट तक के सारे चैप्टर्स को एकदम स्टेप वाइज, सारे क्वेश्चन, सारे न्यूमेरिकल, सारी चीज़ों को डिस्कस कर दिया जाएगा। तो मेरे पेरेंट्स, आपको क्या करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, ठीक है। इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी, जो कि एस के बेस्ट टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, विज्ञान की दृष्टि से देखिए, परिभाषा और उत्पत्ति की बात करते हैं। इसमें देखिए, भाषा विज्ञान की दृष्टि में, जो भाषा है, भाषा क्या होती है विज्ञान की दृष्टि में, ठीक है। भाषा विज्ञान की दृष्टि में, जिसे हम आपको केमिस्ट्री कहते हैं ना, केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान कहते हैं। तो उस भाषा विज्ञान की दृष्टि में केमिस्ट्री की मूल धातु केमी की व्युत्पत्ति, धातु केमी की व्युत्पत्ति यूनानी भाषा के केमिया से हुई है, यानी केमिस्ट्री की व्युत्पत्ति। एक तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो ये धातु केमी की व्युत्पत्ति, यानी कोई धातु हमारा का जिसका नाम है केमी, ठीक है। तो इसी से क्या बना है, केमिस्ट्री बना है, जिसका मतलब क्या होता है यूनानी भाषा में कीमिया से हुई है। इसका निर्माण कहाँ से हुआ है, यूनानी भाषा के कीमिया से हुआ है, ठीक है। जिसका तात्पर्य धातु निर्माण की यूनानी तकनीक है। क्या है इसका मतलब, धातु निर्माण की क्या है, यूनानी तकनीक है, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए, अब ये तो हो गई आपकी उत्पत्ति, कहाँ से उत्पत्ति हुआ है, ठीक है। अब आगे हम आपको बताते हैं परिभाषा के बारे में, थोड़ा आप लोग जानकारी जान लीजिए कि परिभाषा आखिरकार होती क्या है, ठीक है। तो परिभाषा जानेंगे, उसके बाद आपको आगे और भी बताएंगे कि जो रसायन विज्ञान की शाखाएं कितनी हैं, कितनी शाखाओं में इसे विभाजित किया गया है, तो ठीक है। और ज़्यादातर हम कितने चीज़ों को पढ़ते हैं, इसमें सारी चीज़ों को डिस्कस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, परिभाषा की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, परिभाषा की बात करेंगे। देखिए, विज्ञान की वह शाखा, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या, जिसके अंतर्गत पदार्थों के भौतिक व रासायनिक गुणों, संगठन, संरचना और उसमें होने वाले भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। जैसे हम खाना खाते हैं, ठीक है, ऐसे हम भोजन करते हैं। भोजन करते हैं तो उसको चबाने का काम करते हैं, तो भौतिक क्रिया हो गई। उसको तोड़ने का कार्य करते हैं, भौतिक क्रिया हो गई। लेकिन जब वही भोजन हमारे पेट में जाता है, पाचन तंत्र में जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, केमिकल, उस भोजन को हम केमिकल क्रियाओं के द्वारा तोड़ते हैं, जिसमें हम उससे हम क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और वही एनर्जी हमारे शरीर में ब्लड के माध्यम से सर्कुलेशन होता है। तो ये आपका होता है ना कि जो केमिकल के द्वारा, जो केमिकल के द्वारा जो क्रियाएं होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। तो ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जिसमें हम कुछ, जैसे कोई पदार्थ हमारे, जैसे चावल हो गया, चावल आप खाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि उसके रासायनिक गुणों, संगठन, संरचना और उसमें होने वाले भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों का इसमें क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे आपको थोड़ा और बताते हैं। अब देखिए, ज़्यादातर जो लोग हैं इसके जनक कौन, किसे माना जाता है। जैसे कि रासायनिक विज्ञान के आप लोग कोई पूछ लिया कि सर हमें जनक नहीं मालूम है। जनक तो बहुत सारे हैं इनके रासायनिक विज्ञान के, लेकिन मुख्यतः जिन्हें माना जाता है वो कौन है, हमारे एंटोनी लेविसिएर, ठीक है। तो ये आपके कौन है, हमारे रसायन विज्ञान के जनक माने जाते हैं। ज़्यादातर लोग इन्हें ही रसायन विज्ञान का जनक मानते हैं। तो
तो ये आपके लिए कुछ बेहतरीन परिभाषा थी और उत्पत्ति थी। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं, आगे और भी समझाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए कुछ आगे हम और चीज पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? रसायन विज्ञान की मुख्य शाखाएं। तो रसायन विज्ञान की मुख्य शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। आखिरकार में रसायन विज्ञान तो है, इसमें हम कितनी शाखाओं का अध्ययन कर सकते हैं। रसायन विज्ञान अभी आपको अध्ययन करना होगा और अध्ययन में आप कितनी शाखाओं का इसमें अध्ययन करेंगे उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आपको क्या करना है? चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, देखिए रसायन विज्ञान की मुख्य शाखाओं के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए अकार्बनिक रसायन। क्या? अकार्बनिक रसायन। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, अकार्बनिक यानी कि जिसमें कार्बन ना हो। अकार्बनिक, कार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन हो। तो ये आपको सिंपल तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब आप परिभाषा अपने से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि इसके अंतर्गत सिर्फ कार्बनिक यौगिकों को छोड़कर, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि कार्बनिक यौगिक को छोड़ कर देते हैं, साइज क्या बचेंगे? हमारे अकार्बनिक यौगिक बचेंगे। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिकों को छोड़कर शेष सभी तत्वों और उनके यौगिकों के बनाने की विधि और उसके गुणधर्म तथा उपयोग एवं संगठन का अध्ययन किया जाता है। यानी इसके अंतर्गत जो भी पदार्थ आएंगे उसका हम क्या करेंगे? उसका उपयोग जानेंगे, उसके संगठन के बारे में जानेंगे और उसका अध्ययन अच्छी तरीके से करेंगे। तो ये आपका अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि जिसमें देखिए अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन का मतलब जिसमें आपकी कार्बन की मात्रा न हो। ठीक है, जैसे अमोनिया हो गया NH3, तो इसमें कार्बन नहीं आया तो ये आपका अकार्बनिक यौगिक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको सारी तत्वों को पहचानना होगा कि कौन सा कार्बनिक है, कौन सा अकार्बनिक है। तो आप पहचान सकते हैं, अब जिसमें कार्बन हो वो कार्बनिक यौगिक, जिसमें कार्बन ना हो वो अकार्बनिक यौगिक। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए यहाँ पे। ठीक है, कार्बनिक रसायन की बात करेंगे। कार्बनिक रसायन, अब देखिए कार्बनिक रसायन में कितने पार्ट आपके आने वाले हैं इसके बारे में हमने देखिए रसायन विज्ञान की मुख्य शाखाओं के बारे में बात की। पहला शाखा हमारा क्या हो गया? अकार्बनिक रसायन। अब दूसरी शाखा की बात करेंगे। दूसरी शाखा में देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? कार्बनिक रसायन। क्या? कार्बनिक रसायन। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। देखिए क्या होता है ना कि आपको जानना बेहद जरूरी होता है कि आखिर में कार्बनिक रसायन में हमारे देखो रसायन विज्ञान जो है इसमें मुख्य शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो ये मन में सवाल उठता है कि शाखाएं तो हो गई हमारी कार्बनिक और अकार्बनिक। अब देखिए अकार्बनिक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब कार्बनिक में कितनी शाखाएं हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये हमारा क्या है? कार्बनिक रसायन है। ठीक है, तो देखिए इसके अंतर्गत कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन इसके अंतर्गत आपको करना होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा यह। अब इसमें देखिए जो पहला पार्ट है, पहला चीज क्या है हमारा? भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री। क्या? फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री में देखिए इसके अंतर्गत क्या? इसके अंतर्गत भौतिक अभिक्रियाओं के सिद्धांतों तथा नियमों का अध्ययन किया जाता है। तो आपको समझाने का एक बार फिर से प्रयास करेंगे। हम देखिए क्या कर रहा है कि इसके अंतर्गत भौतिक अभिक्रियाओं के सिद्धांतों तथा नियमों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा किसका हम अध्ययन इसमें करते हैं? भौतिक अभिक्रियाओं और सिद्धांतों और नियमों का अध्ययन करेंगे। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, फिजिकल केमिस्ट्री। चलिए अब आपको अगला हमारा पार्ट क्या होगा? जीव रसायन, बायोकेमिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। बायोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसके अंतर्गत जीवधारियों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं। अब देखिए इसके अंतर्गत होने वाली अब देखिए जो जीवधारी हैं हमारे, हमने आपको बताया ना कि जैसे आप भोजन करते हैं तो भोजन करने पर आपको देखिए जो रासायनिक अभिक्रियाएं आपके पेट के अंदर होती हैं, जो पाचन तंत्र के अंदर होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री। यानी कि जीव रसायन, हम लोग क्या है? जीव है। तो जीव में जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी उसे जीव रसायन कहेंगे। सिंपल सी बात है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। यानी कि इसके अंतर्गत जीवधारियों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं और प्राणियों तथा वनस्पतियों से प्राप्त
किए गए पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से परिभाषा इसकी आपको लिख लेनी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है जानना। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं आगे क्या होगा। देखिए अगला क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, औषधि रसायन। क्या? औषधि रसायन, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, जहाँ पर हम रासायनिक अभिक्रियाओं का उपयोग करके किसका निर्माण करते हैं? दवाओं का निर्माण करते हैं। किसका? दवाओं का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या करते हैं? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अब देखिए औषधि रसायन में देखिए, जैसे तो आप जो दवा खाते हैं ना, तो दवा में भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा ही बनाई जाती है। ठीक है, तो देखिए इसके अंतर्गत प्राणियों के इस्तेमाल में आने वाली औषधियों, दवाओं और उनके संगठन व बनाने की विधियों का अध्ययन किया था। जो दवाएं आप खाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से उसके बना है, कितने संगठन, कितने जो केमिकल हैं, कितने केमिकल से आपको बनाया गया है, उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? औषधि रसायन कहलाता है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है हमारा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, कृषि रसायन। क्या है? कृषि रसायन यानी कि एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। आपको मालूम नहीं होगा, हम एग्रीकल्चर में भी रसायन का उपयोग करते हैं। जो आप दवाएं छिड़काव करते हैं, जैसे आपको किसी पौधे पर दवा छिड़काव करनी है, तो वो भी आपका क्या है? एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, क्योंकि वहाँ पर भी हम अपने पौधों को बचाने के लिए, कीड़ों से बचाने के लिए क्या करते हैं? औषधि का निर्माण करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए अगला क्या है हमारा, नाभिकीय रसायन। क्या है? नाभिकीय रसायन की बात करेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। क्या? न्यूक्लियर केमिस्ट्री, यानी कि इसके अंतर्गत नाभिकीय क्रियाओं, रेडियो एक्टिव तत्व और इसके अनुप्रयोग का अध्ययन करते हैं। समझ में आ रहा होगा, वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात करेंगे। न्यूक्लियर केमिस्ट्री मतलब नाभिकीय अभिक्रिया। जैसे आपका क्या होता है ना, एक क्या होता है कि नाभिकीय बम होता है, यानी कि एक न्यूक्लियर बम होता है, एक आपका हाइड्रोजन बम होता है। तो आप में जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, न्यूक्लियर यानी कि नाभिकीय विखंडन की जो क्रियाएं होती हैं, वो आपको नाभिकीय रसायन के अंतर्गत आपको अध्ययन करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत नाभिकीय क्रियाओं, रेडियो एक्टिव तत्व और इसके अनुप्रयोगों का अध्ययन होता है। तो ये आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे आपको बताते, आगे देखिए क्या है, औद्योगिक रसायन यानी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री भी आपके अंतर्गत आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्रियल जो केमिस्ट्री है, इसके अंतर्गत देखिए जो आपका होता है ना, कि जैसे आपके शूज़ बनाने की फैक्ट्री या बहुत ही चमड़ा उद्योग वाली जो फैक्ट्री, उसमें भी केमिकल का उपयोग किया था। तो वहाँ पर भी क्या होता है, उससे हम क्या नाम दे दिए हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, यानी कि इसके अंतर्गत पदार्थों का व्यापारिक मात्रा में निर्माण करने वाले उद्योगों से जुड़े नियमों, अभिक्रियाओं, विधियों एवं अन्य का अध्ययन किया है। जैसे आपको एक शूज़ बनाना है, चमड़े का शूज़ बनाना है, तो उसमें जो संगठन लगे हैं उसका, उसकी संरचना का, तो सारी जो उसमें संगठन का जो उपयोग करेंगे हम, उसमें केमिकल रिएक्शन का उपयोग करेंगे, उससे हम क्या कहेंगे? औद्योगिक रसायन कहेंगे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा और आपके लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। ये चीज़ों को जानना बहुत ही आवश्यक है। चलिए अगला देखिए, 7वां नंबर क्या है? विश्लेषणात्मक रसायन, एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत देखिए क्या आता है, क्या चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये भी। तो यहाँ पे देखिए इसके अंतर्गत पदार्थों की पहचान करना और उनकी सही मात्रा निर्धारित करने का अध्ययन किया जाता है। तो ये आपका कुछ आपके रसायन विज्ञान का परिचय था। अब आपको नेक्स्ट चैप्टर से आपको अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इसी बात पर ज़बरदस्त चैनल को शेयर कर देना और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे वो लास्ट तक जरूर बने रहेंगे, क्योंकि बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में और आपको अच्छी तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं क्या है चैप्टर फर्स्ट, उसमें क्या पढ़ना है, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं, चैप्टर फर्स्ट, अध्याय फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट, ठोस अवस्था। ठीक है, ठोस अवस्था में पढ़ेंगे। अब ठोस अवस्था में देखिए पहला क्या है हमारा, अध्याय फर्स्ट क्या होगा,
ठोसों का वर्गीकरण एवं संरचनाएं। ठीक है, ठोसों का वर्गीकरण एवं संरचनाएं के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए चैप्टर्स होगा। तो आप लोग सभी लोग तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए, और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे वो लास्ट जरूर जुड़े रहेंगे, तभी हम आपको समझाने में सक्षम हो पाएंगे। अगर आप बीच में छोड़कर चले जाएंगे तो आपको हम समझा नहीं पाएंगे, या कोई भी नहीं आपको समझा पाएगा। ठीक है, तो आपको लास्ट तक जुड़े रहना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो मेरे पेरेंट्स आपको क्या करना है, चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इसमें क्या चीज़ हम पढ़ेंगे और क्या आपको हम बताएंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताएंगे। ठीक है, और आप लोग को नोट्स बनाते हुए चलना है, शुरू से लेकर लास्ट तक के सारी नोट्स आपको कंप्लीट आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए PDF भी आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम जानते हैं। अब देखिए पहला आपका टॉपिक क्या होगा, इसमें जो ठोस अवस्था है इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या। अगर हम ठोस के बारे में पढ़ रहे हैं मेरे भाई, जो आपको ठोस का मतलब की होता है, तीन अवस्थाएं होती हैं द्रव्य की, ठोस, द्रव, गैस। एक होता है आपका प्लाज्मा। तो प्लाज्मा वो आपको अलग हो गई, लेकिन मुख्यतः कितनी होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक, तो इसमें हम सबसे पहले ठोस के बारे में पढ़ेंगे। मेरे पेरेंट्स में ठोस क्या होता है पहले उसके बारे में जानकारी लेंगे, उसके बाद ही आपको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ठोस क्या होता है। ठोस पदार्थ यानी सॉलिड स्टेट की बात करेंगे तो सॉलिड स्टेट में देखिए वे ठोस पदार्थ यानी कि वे ठोस पदार्थ यानी कि अजैविक कण। ठीक है, ठीक है, यानी कि वे ठोस पदार्थ अजैविक कण, परमाणु, अणु और आयन प्रबल अंत आणविक आकर्षण बलों द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें ठोस पदार्थ कहते हैं। यानी कि ऐसे पदार्थ जो प्रबल अंतरा आणविक या अंतरा आणविक आकर्षण बलों द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ठोस पदार्थ कहते हैं। जैसे गैस कहते हैं, गैस का जो अंतराणु का आकर्षण बल है वो बहुत कम होता है, इसलिए उसके अणु क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, और द्रव की बात करते हैं, द्रव में भी थोड़ा दूर पर होते हैं, इसलिए उसमें भी क्या होता है कि जो उसके अणु हैं वो तरल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप आयन यानी कि प्रबल आयन आकर्षण बलों द्वारा जुड़े होते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। गुण की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, तो पहली प्रॉपर्टीज आपकी यही होगी कि सभी कण ठोस छोटे कणों द्वारा प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। क्या, किस बल से, अंतरा आणविक आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। दूसरे नंबर की बात करते हैं। दूसरा नंबर देखिए क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, इनके निश्चित द्रव्यमान एवं आयतन व आकार होते हैं। इनके क्या होते हैं, निश्चित द्रव्यमान एवं आयतन व आकार होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला देखिए, ठोस पदार्थों के मध्य की दूरियां बहुत कम होती हैं। जो ठोस पदार्थों के जो अणुओं के मध्य दूरियां होती हैं मेरे पेरेंट्स, वो बहुत ही कम होती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इन पदार्थों के गलनांक अधिकतम होते हैं। इन पदार्थों का जो गलनांक होता है क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, तो इन पदार्थों का गलनांक क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, वे अपृष्ठ व कठोर होते हैं। क्या होते हैं, अस्पृष्ट, यानी कि ये अपृष्ठ एवं कठोर होते हैं। क्या होते हैं, इनके जो पृष्ठ होते हैं निश्चित होते हैं। इसका कहने का मतलब क्या होता है, निश्चित पृष्ठ होता है, और यह बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, कठोर होते हैं। ठीक है, ठोसों के अजैविक कण, परमाणु, अणु एवं आयन एक निश्चित व्यापिक में व्यवस्थित होते हैं, यानी कि ज्यामिति में या ज्यामिक में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से जान लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए ठोसों के प्रकार के बारे में बात करेंगे, तो ठोसों का प्रकार कितने प्रकार का होता है उसके बारे में भी जानेंगे, और अच्छी तरीके से आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे। ठोसों के प्रकार के बारे में जानेंगे तो टाइप्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉलिड की बात करेंगे, ठोसों के प्रकार के होते हैं। ये देखिए, ये निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। जो ठोस होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यह निम्नलिखित कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा क्या होता है, क्रिस्टलीय सॉलिड यानी क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा हमारा क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस यानी कि अमॉर्फस सॉलिड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को पढ़ना है आपको।
चलिए हम आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए जो भी स्टूडेंट जुड़ेंगे वो लास्ट जरूर बने रहेंगे ताकि आपको हम सारी चीज़ों को क्लियर कर सके यहाँ पे, ठीक है। क्रिस्टलीट ठोस की बात करेंगे, क्रिस्टलाइट सॉलिड, क्या क्रिस्टलाइट सॉलिड्स की बात करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, वे ठोस पदार्थ, क्या वे ठोस पदार्थ जिसे परमाणु, अणु और आयन एक निश्चित ज्यामिति होती है, यानी कि जिसके जो अणु होते हैं, परमाणु होते हैं या आयन होते हैं, वो उसकी जो संरचना होती है निश्चित ज्यामिति में होती है, ठीक है। जैसे चतुष्फलकी हो गया, खष्टफलकी हो गया, तो ये सारी चीजें होती हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे क्या होता है लोहा, सोना, चांदी, तांबा इत्यादि। लोहा का क्या होता है Fe होता है, सोना का क्या होता है Au होता है, चांदी का क्या होता है Ag होता है, और Cu क्या होता है तांबा होता है इत्यादि। जो भी तत्व होंगे वो क्या होंगे हमारे क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको क्रिस्टलीय ठोस समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं नेक्स्ट में क्या पढ़ना है हमें। तो स्टूडेंट आगे हम क्या जानेंगे, क्रिस्टलीय ठोसों के गुण के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या जानेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइट सॉलिड, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइट सॉलिड्स के बारे में जानेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, और ये एग्जाम में आपके हूबहू छपने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये दीर्घ परासित व्यवस्था में जुड़े होते हैं, किस व्यवस्था में, दीर्घ परासित व्यवस्था में जुड़े होते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, इनके गलनांक क्वथनांक उच्चतम होते हैं, क्योंकि इनके अणु क्या होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं, इसलिए इनका जो गलनांक होगा और इनका जो क्वथनांक होगा बहुत ही उच्च पाया जाता है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए क्रिस्टलीय विषम दैसिक प्रकृति के होते हैं, क्या किस प्रकृति के, दैसिक प्रकृति के होते हैं, ठीक है। अगला देखिए ये वास्तविक ठोस होते हैं, क्या होते हैं, ये वास्तविक ठोस होते हैं। पांचवें नंबर की बात करेंगे, पांचवा नंबर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर देखिए क्रिस्टलीय ठोसों को तेज धार वाले हथियार से काटने पर प्राप्त नहीं, ठीक है, प्राप्त नहीं, जिनकी सतह चिकनी व सपाट होती है। यानी कि देखिए ये क्या होता है कि अगर इसको हम तेज हथियार वाले धार से अगर काटते हैं, यानी जो क्रिस्टलीय ठोस हमारे होते हैं, प्रॉपर्टीज आप जो क्रिस्टलाइट सॉलिड्स होते हैं, अगर उनको हम किसी धारदार चीज से काटने का प्रयास करेंगे तो वो जो उनकी सतह होगी, जो उनकी सतह निकलेगी, हमें जो प्राप्त होगी वो क्या होगी, एक चिकनी अवस्था में प्राप्त होगी। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए दो जो नेक्स्ट टाइप था आपका क्या था, अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं, ठीक। अब एमॉर्फस सॉलिड के बारे में जानेंगे और इसके बारे में पूरी जानकारी, पूरी डिटेल्स जानेंगे, और जितने भी स्टूडेंट जुड़ेंगे वो लास्ट तक जुड़े रहेंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे, लाइक करते चलेंगे, शेयर करते चलेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होगा, वे ठोस पदार्थ, क्या वे ठोस पदार्थ जिनमें अजैविक कण, क्या अजैविक कण का मतलब जिसमें जीव ना हो, ऐसे कण जिसमें जीव ना हो, जिससे कि आपका क्या होता है परमाणु, अणु एवं आयन, ठीक है। तो अजैविक कण, परमाणु, अणु एवं आयन एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो इसकी संरचना होती है एक निश्चित ज्यामिति में नहीं होती है, ठीक है, एक निश्चित ज्यामिति में नहीं होती है। ये क्या होता है कि ये इनकी जो संरचना होती है निश्चित ज्यामिति में नहीं होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर देखना चाहेंगे तो इसे माना हो गया प्लास्टिक, रबड़ इत्यादि अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। मेरे प्यारे फ्रेंड्स आपको जुड़े रहना है, लास्ट तक जुड़े रहना है, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो। यहाँ चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं और चैप्टर फर्स्ट में आपको जो ठोसों का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस के गुण के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर में क्या है, अक्रिस्टलीय ठोसों में अजैविक कण लघु परासित व्यवस्था में जुड़े होते हैं। किस अवस्था में, यानी अक्रिस्टलीय ठोसों के में जो अजैविक कण होते हैं वो लघु परासित व्यवस्था में जुड़े होते हैं, ठीक। पहला पॉइंट आपका यही होगा, आप लोग नोट कर लीजिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल से नहीं जुड़े होते हैं। अब देखिए जो हमारा क्या होता है कि जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस होता है, हमने आपको क्या बताया था, वो प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल से जुड़ा था, लेकिन
जो हमारा अक्रिस्टलीय ठोस होगा ये उसकी अपेक्षा कम अंतरा आणविक आकर्षण बल रखता है। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा, बहुत ही डिफरेंस जो है बहुत ही कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ के चलना है और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करके ही चलना है। ठीक है, तो देखिए आपका बेसिक कंप्लीट है, बेसिक से एकदम आपको स्टडी कराई जा रही है। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है कि जब भी आप देखें तो प्लेलिस्ट 2023 जो केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट है उससे ही आप अपना स्टडी करिए, अध्ययन करिए। ठीक है, यहाँ आप देखिए ये आभासी ठोस अथवा अतिशीतित द्रव्य होते हैं। क्या होते हैं? अतिशीतित द्रव्य होते हैं। ठीक है, अगला देखिए ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ठीक है, अगला देखिए क्या है हमारा, अक्रिस्टलीय ठोसों को तेज धार वाले हथियार से काटने पर जो हमारे अक्रिस्टलीय ठोस होंगे, अच्छी तरीके से आप समझेंगे, हमने क्रिस्टलीय ठोस को भी काटा था, उसमें क्या मिला हमको, उसमें जो सतह मिली क्या मिली? चिकनी मिली। लेकिन अब इसको हम काटते हैं तो क्या मिलेगा, देख सकते हैं, इसको भी अच्छी तरीके से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं अक्रिस्टलीय ठोसों को तेज धार वाले हथियार से काटने पर प्राप्त नई जनक वाली सतहें क्या होती हैं? खुरदुरी होती हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, जैसे आपका NaCl, NaCl को आप क्या कहते हैं? नमक कहते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड जिसे आप नमक कहते हैं समुद्र से प्राप्त होता है। अगर आप नमक को काटेंगे तो उसकी जो सतह निकलेगी, सतह क्या होगी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? वो खुरदुरी आपको मिलेगी। जब आपको सतह खुरदुरी मिल जाए तो आप वहां पर समझ जाइए कि यहाँ क्या है, हमारा अक्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस की अपेक्षा क्या होता है? इसमें कम पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अब देखिए अगला हमारा तीसरा नंबर में क्या आएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे देखिए क्या है, अधात्विक ठोस। अधात्विक ठोस के बारे में पढ़ेंगे। अधात्विक ठोस सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। जो अधात्विक ठोस होते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वो किसके द्वारा? असंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, यानी कि सहसंयोजक बंधों द्वारा। अभी आपको सारी चीजों को क्लियर होगा जब सहसंयोजक बंध, असहसंयोजक बंध, तो ये अब चीजें भी आपको पढ़ाई जाएंगे। ठीक है, तो अधात्विक ठोस जो होते हैं सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। ये ज्यादातर भंगुर होते हैं। क्या होते हैं? भंगुर होते हैं, अथवा नर्म ठोस होते हैं। क्या होते हैं? नर्म ठोस होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। ये गलनांक क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं। इनका गलनांक और क्वथनांक क्रिस्टलीय ठोस की अपेक्षा इनका भी बहुत ज्यादा अधिक होता है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए अधात्विक ठोस विद्युत रोधी ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा कि जो अधात्विक ठोस होंगे वो विद्युत रोधी ऊष्मा के कुचालक होंगे, यानी कि ये जो हमारा ऊष्मा होगी ऊष्मा को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे। यानी जो हमारे अक्रिस्टलीय ठोस होंगे, आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ये ऊष्मा का ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे। सबसे बड़ा डिफरेंस आपका यही है। अब देखिए आगे देखिए, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उपस्थित नहीं होंगे। ठीक है, आगे देखिए अधातुओं में ग्रेफाइट ऊष्मा के सुचालक होते हैं। जिसे हमारा जो ग्रेफाइट होता है एक क्या होता है कि अधातु होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ऊष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। ये आपका एक्सेप्शन है, अपवाद है, इसको भी जानना आपके लिए जरूरी है। आगे देखिए इसमें क्या होता है, इनमें एक विशेष प्रकार की चमक भी उपस्थित रहती है। इसमें क्या होता है कि एक विशेष प्रकार की आपको चमक देखने को मिलेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के आधार पर आपको जो अधात्विक ठोस है इसके बारे में जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स हमने आपको बताया। इसमें भी आपको अच्छी तरीके से समझ में, जो भी चीज़ें ना समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। अगली वीडियो में हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। आप देखिए जैसे कार्बन, ग्रेफाइट, हीरा, लकड़ी, पत्थर इत्यादि क्या होते हैं? हमारे अधात्विक ठोस के अंतर्गत आते हैं।
तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। आगे देखिए, आगे क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी कि आणविक ठोस। क्या हमारा है, आणविक ठोस के बारे में जानेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, तो अधात्विक ठोस वांडर वाल बड़ों द्वारा जुड़े होते हैं। जो अधात्विक ठोस होते हैं किसके द्वारा, यहाँ पर देखिए अधात्विक नहीं होगा, यहाँ पे आणविक होगा। क्या होगा, आणविक ठोस होगा। यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग हो गया है, तो ये आपको बना लेना है। क्या बना लेना है, आणविक ठोस। ठीक है, जो आणविक ठोस होते हैं क्या होते हैं, वांडर वाल बड़ों द्वारा, किसके द्वारा, वांडर वाल बड़ों द्वारा जुड़े होते हैं। जो आपके अधात्विक ठोस थे किसके द्वारा जुड़े थे, ये आपके जुड़े थे सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े थे। लेकिन जो आपका आणविक ठोस है ये किसके द्वारा जुड़ा है, वांडर वाल बड़ द्वारा जुड़ा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं, आगे क्या है हमारा, ये कठोर एवं मुलायम होते हैं। ये क्या होते हैं, कठोर एवं मुलायम होते हैं। ठीक, इनके गलनांक क्वथनांक न्यूनतम होते हैं। इनके जो गलनांक होता है और इसका जो क्वथनांक होता है क्या होता है, न्यूनतम होता है। ठीक, ये विद्युत रोधी उष्मा के कुचालक होता है। क्या होता है, विद्युत रोधी उष्मा क्या होते हैं, कुछ आलक होते हैं। अगला देखिए, आणविक ठोस के अजैविक कण अणु होते हैं। क्या होते हैं, जो आणविक ठोस होता है इसके जो अजैविक कण होते हैं क्या होते हैं, हमारे अणु फॉर्म में होते हैं, अणु अवस्था में मिलते हैं। ठीक है, अब जालक की बात करते हैं, जालक भी थोड़ा पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जालक बिंदुओं पर मोटिक को जोड़कर, ठीक है, तो जोड़कर जो क्रिस्टल संरचना प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, जालक कहते हैं। ठीक, जालक का मतलब क्या होता है कि इसमें एक जो आपका एक छोर को दूसरे छोर को जोड़ते हुए जो भी संरचना हम बनाते हैं, जैसे कोई भी जालक आपका बन सकता है। ठीक है, तो इसमें संरचना जो बनती है जिससे कई बिंदुओं को हम जोड़ करके जो संरचना बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जालक कहते हैं, कॉर्टिस कहते हैं। तो अब इसके बारे में आगे और भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स में आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं एकक कोष्टिका। ठीक है, तो एकक कोष्टिका पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे देखेंगे कोष्टिका किससे कहते हैं, तो ध्यान से उसको समझिएगा थोड़ा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझेंगे तभी यह सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली है। ठीक है, तो एकक कोष्टिका दरअसल किसे कहते हैं, चलिए इसका थोड़ा जानते हैं। देखिए, संपूर्ण क्रिस्टल संरचना की वह छोटी से छोटी इकाई जिसे बराबर दोहराने पर, क्या करने पर, बराबर दोहराने पर क्या होता है कि संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे एकक कोष्टिका कहते हैं। यह निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। तो ध्यान से आप समझेंगे इसको, एक बार फिर से हम आपको दोहरा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि संपूर्ण क्रिस्टल संरचना की वह छोटी से छोटी इकाई, यानी कि संपूर्ण क्रिस्टल संरचना की वह छोटी से छोटी इकाई जिसे बराबर दोहराने पर, क्या करने पर, बराबर दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। क्या होता है, संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे एकक कोष्टिका कहते हैं। क्या कहते हैं, एकक कोष्टिका कहते हैं। यह निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो कौन कौन से दो प्रकार हैं, परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब कौन कौन से दो प्रकार हैं, चलिए उसको बता देते हैं और अच्छी तरीके से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आप देख रहेंगे, पहला क्या है हमारा, सिंपल यूनिट सेल। क्या, सिंपल यूनिट सेल। दूसरा क्या है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, यानी सरल एकक कोष्टिका। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर क्या है, पहले नंबर क्या कहते हैं, सिंपल यूनिट सेल, अथवा में और क्या कहेंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल, सरल एकक कोष्टिका कहेंगे इसे। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्या है, सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी केंद्रिक एकक कोष्टिका। क्या, केंद्रिक एकक कोष्टिका, यानी कि अगर हम इसकी बात करेंगे तो ऐसे क्या कहेंगे, सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे। दूसरा नंबर इसी में इसके तीन पार्ट आपको दिखाई देंगे, कितना, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, फलक केंद्रिक एकक कोष्टिका। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर इसी में आपका आएगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक।
ठीक। ये आपका आएगा, इसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे आपको थोड़ा और बताते हैं और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ आप देखेंगे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, क्या कहेंगे, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसे हिंदी में हम क्या कहेंगे, अंत्य केंद्रित कोष्टिका। तो आप इसे लिख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस चैप्टर में रहेंगी। अब देखिए अगली हेडिंग हमारी को होगी, कहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले हमारी हेडिंग क्या थी, सरल एकक कोष्टिका, यानी कि सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा जानेंगे और अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जिस एकक कोष्टिका में अजैविक कण, क्या, अजैविक कण, जिसमें जीव ना हो, अजैविक कण उसे कहते हैं, केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। कहाँ पर, कोनों पर उपस्थित, यानी कि अगर घन की बात करें तो इसमें आपको 8 कोने मिलेंगे। जैसे हम आपको फिगर में दिखाने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे आपको 8 कोने दिखाई देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यानी कि आपको 8 कोने दिखाई देंगे टोटल। देखिए 1 2 3 4 कोना ये हो गया, और 1 2 3 4 4 8 कोने आपको दिखाई देंगे, ठीक है। और ये जो है आपका, ये तो पूरा आपका जो त्रिविमीय ज्यामिति होगी उससे बना हुआ है, तो इसमें आपको ध्यान देने की वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सिंपल तरीके से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 8 कोने आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3 4, और इसमें भी 1 2 3 4। तो आप घन कभी देखे होंगे, एक बॉक्स देखे होंगे, उसमें 8 कोने ही आपको दिखाई देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए, जिस एकक कोष्टिका में अजैविक कण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, 8 से सरल एकक कोष्टिका कहते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होगा कि सरल एकक कोष्टिका को आह्य एकक कोष्टिका भी कहते हैं। यानी जो हमारी सरल एकक कोष्टिका होती है, इसे हम क्या कहेंगे, आह्य एकक कोष्टिका भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, सरल एकक कोष्टिका में 8 कोनों को मिलाकर कुल 1 परमाणु उपस्थित होता है। इसमें अगर हम 8 कोनों को मिलाएंगे तो हमारा 1 परमाणु उपस्थित होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, अगर हम कॉर्नर की बात करते हैं, कोनों की बात करते हैं, तो कितने कोने हमारे, 8 कोने होंगे, ठीक है। और एक कॉर्नर अगर हम बात करेंगे, एक कॉर्नर में, तो 1/8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी अनुसार अगर हम 8 × 1/8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 1 आपका बन जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 परमाणु आपका यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा और आपको आगे जानकारी देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए होने वाला है। अब देखिए हम क्या बात करेंगे, सेकंड नंबर में जो हमारा फर्स्ट टाइप था, उसके फर्स्ट टाइप के बारे में बात करेंगे। तो आप सभी लोग इसको लिखते चलेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जिस एकक कोष्टिका में, किसमें, जिस एकक कोष्टिका में अवयवी कण, क्या, अवयवी कण कोष्टिका के कोनों के अतिरिक्त, क्या, जिस एकक कोष्टिका में जो हमारे अवयवी कण को कोष्टिका के कोनों के अतिरिक्त सभी फलक के कोनों के मध्य में भी उपस्थित होते हैं। देखिए बात क्या कर रहा है इसमें, कि इसमें देखिए एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या हमारी बढ़ जाती है, आप कोनों पर तो उपस्थित होंगे ही, लेकिन एक बात और इसमें क्या कह रहा है कि वो क्या होंगे, कि अवयवी कण जो होंगे कोष्टिका के कोनों के अतिरिक्त सभी फलक के कोनों के, मान लेते हैं हमारा एक फलक हो गया, अब इन कोनों के मध्य में भी उपस्थित होंगे, ठीक है। तो इन कोनों के मध्य में भी उपस्थित होंगे। अब इसकी हम बात करेंगे, थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो उपस्थित है तो उसे फलक केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं, ठीक है। आप कोनों के अलावा क्या कहेंगे, मध्य में भी उपस्थित होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका कहेंगे। अब देखिए कॉर्नर की बात करते हैं, हमने आपको घन के कॉर्नर की बात की है। कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, ठीक है। एटम ऑन कॉर्नर, क्या, एटम ऑन कॉर्नर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें 6 फेस आपको मिलेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे 2 बनेंगे, एक आगे और पीछे। तो आप समझ में आ रहा है ना, एक बॉक्स लीजिए, बॉक्स के दोनों तरफ आपको दिखाना होगा ये चीज़, ठीक है। तो चलिए अब इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए एटम का फेस की बात करेंगे तो 1/2 × 6, ठीक है, यानी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है।
अब टोटल एटम हमारा कितना हो जाएगा, 3 उसका हो गया और 1, यानी कि 4 टोटल आपका निकल कर आ जाएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम फलक केंद्रित कोष्टिका की बात करेंगे तो इसमें अगर टोटल एटम की बात करते हैं तो कितना आएगा हमारा, 4 एटम आएंगे। ठीक, कितने, 4 एटम आएंगे। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए क्या है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। ठीक है, बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल। क्या है हमारा, बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए भी है। देखिए, जिस एक कोष्टिका में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एक परमाणु के अंदर उपस्थित होता है उसे हम अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। ठीक है, कॉर्नर की बात करेंगे 8 कॉर्नर होंगे। एटम का कॉर्नर की बात करेंगे 8 × 1/8 बराबर 1 हो जाएगा। बॉडी इन एटम की बात करेंगे तो 1 हो जाएगा। और टोटल एटम की बात करते हैं तो 1 + 1 यानी कि कितना हो जाएगा। अगर बॉडी एटम की बात करेंगे तो क्या होगा, देखिए एक बार परिभाषा और अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो आपको सारी जो परेशानी है दूर हो जाएगी। देखिए क्या कर रहा है कि जिस एक कोष्टिका में क्या होगा, एक कोष्टिका में अवयवी कण, जो अवयवी कण हैं कोनों के अतिरिक्त एक परमाणु के अंदर उपस्थित होता है। ठीक है, कहाँ उपस्थित होता है, एक परमाणु के अंदर उपस्थित होता है उसे अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। ठीक, कॉर्नर की बात करेंगे 8 कॉर्नर आपको मिलेंगे। एटम ऑफ कॉर्नर की बात करेंगे 8 × 1/8 यानी कि 1 मिलेगा। ठीक, अब देखिए बॉडी ऑफ एटम की बात करेंगे तो एक ही एटम आपको इसमें मिलने वाला है जो आपको मध्य में दिख रहा है। ठीक, आप फिगर से भी याद कर सकते हैं इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और टोटल एटम की बात करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए क्या है, अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका, एंड सेंट्रल यूनिट सेल। अब देखिए इसमें क्या डिफरेंस मिलेगा आपको, इसको भी आपको देखना है डिफरेंस। ये एनालिसिस करना है कि इसमें क्या डिफरेंसेस हमको मिल रहे हैं। ठीक, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें ये डिफरेंस है, इसमें ये डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ आप देखिए जिस एकक कोष्टिका में क्या, जिस एकक कोष्टिका में अजैविक कण, क्या अजैविक कण कोष्टिका के कोनों के अतिरिक्त, अब देखिए कोनों में कितने होते हैं हमारे, 8 होते हैं। ये आपको सिंपल सी बात है, 8 होंगे। ठीक, उसके बाद कोनों के अतिरिक्त अब उस घन के शेष 2 अतिरिक्त फलक में भी उपस्थित होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए एक फलक ये है, एक फलक ये है, इन दोनों फलक में आपका उपस्थित है, 2 में ही उपस्थित होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। ठीक है, यहाँ आप देखिए एटम ऑन कॉर्नर की बात करेंगे तो 8 × 1/8 बराबर कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, कॉर्नर की बात करेंगे तो 8 कॉर्नर। एनी टू फेस की बात करेंगे 2 × 1/2 यानी कि 1 हो जाएगा। अब टोटल एटम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए ये 1/2 कहाँ से, अगर 2 है तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, अगर 2 है तो अगर 1/2 यानी कि 1/2 हो जाएगा। ठीक, × 2। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 ये भी हो जाएगा और 1 + 1 यानी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अंतर, जो चीज़ें अंतर आपको दिखाई दे रही होंगी, अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे कुछ और बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, केंद्रिक एकक कोष्टिका यानी कि सेंट्रल यूनिट सेल। ठीक है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ेंगे, कैसे हम निकालेंगे उसकी जो क्या है कि एरिया है, एरिया को इसे निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे जो भुजा है, भुजा को भी निकालने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए जिस एकक कोष्टिका में, या इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, जिस एकक कोष्टिका में अजैविक कण, क्या अजैविक कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी पाए जाते हैं उन्हें केंद्रिक एकक कोष्टिका कहते हैं। तो आपकी ये हेडिंग ही पहले थी, तो इसमें आपको थोड़ा लिखने में यहाँ पे जो इसकी पहली हेडिंग थी आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा, यानी कि जैसे हमने वहाँ पे थोड़ा आगे बता दिया, प्रकार से स्टार्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पर आपको जो बात क्या करें, केंद्रीय एकक कोष्टिका की बात करेंगे तो सेंट्रल यूनिट सेल किसे कहते हैं, जिस एकक कोष्टिका में अजैविक कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी पाए जाते हैं उसे केंद्रिक एकक कोष्टिका कहते हैं। अब हालांकि जो पहला हमारा टाइप था, ठीक है, पहला हमारा टाइप क्या था, सिंपल यूनिट सेल, जिसमें आपको सिर्फ कोनों पर ही पाए जाते थे,
क्या, जो अजैविक कण थे हमारे जो सिर्फ कोनों पर ही पाए जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। इसमें ऐसा था कि कहीं पर 2 पाए जा रहे थे, कहीं पर फलक में 1 पाया जा रहा था, कहीं पर फलक में 2 पाए जा रहे थे। ये आपको इसमें समझना होगा। तो आप चित्र के आधार पर भी समझ सकते हैं कि अगर इसमें इतने पाए जा रहे हैं तो ये हमारा इसका नाम ये होगा। ठीक, तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखिए, अगला देखिए क्या है हमारा, फलक केंद्रिक एकक कोष्टिका फेस सेंटर्ड यूनिट से। फलक केंद्रिक एकक कोष्टिका फेस सेंटर्ड यूनिट से। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें हम आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जिस एक कोष्टिका में क्या, जिस एक कोष्टिका में अजैविक कण, क्या अजैविक जो कण है कोनों के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त, कोनों के अतिरिक्त सभी फलक में मध्य में उपस्थित होते, सभी फलक के मध्य में उपस्थित होते हैं, केंद्रिक एकक कोष्टिका कहते हैं। ठीक, इसका भी आप मतलब समझ लीजिए, ये हम दोबारा आपको बता रहे हैं कि कोनों के अतिरिक्त सभी फलकों में भी उपस्थित होंगे। जैसे सभी फलक में देखिए उपस्थित हैं, यहाँ पर 2 फलक होंगे, एक आगे और एक पीछे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अब कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिलने वाली है इसमें। ठीक है, अब उस एक्स्ट्रा चीज़ को भी आप लोग पढ़िएगा। यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा चीज़ क्या मिलेगी, यहाँ पे सरल घनीय एकक कोष्टिका। क्या, सरल घनीय एकक कोष्टिका, सिंपल क्यूबिकेंट सेल। क्या, सिंपल क्यूबिकेंट सेल, सरल घनीय एकक कोष्टिका अर्थात परमाणु एवं भुजा के मध्य का संबंध निम्नलिखित है। अगर हम परमाणु और भुजा में संबंध निकालें तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी, मान लीजिए पूरी हमारी क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, a/2। ठीक, अगर ये हमारा क्या है, पूरा व्यास है, तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी, व्यास का आधा जो होगी हमारी त्रिज्या होगी। आई होप अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। ये मान लीजिए हमारी ये इसकी रेडियस है, अब इस रेडियस का आधा क्या होगा, त्रिज्या होगी। नहीं, ये हमारा क्या है, व्यास है, व्यास का आधा क्या होगा, त्रिज्या होगी। तो ये समझ में आ रहा होगा ना आपको। तो क्या हो जाएगा, a बराबर 2r हो जाएगी, या r बराबर a/2 हो जाएगा। तो ये सिंपल तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको भी अच्छी तरीके से समझेंगे और अच्छी तरीके से इसमें थोड़ा फार्मूला लगाना पड़ेगा हमें, और आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, FCC फलक केंद्रिक घनीय एकक कोष्टिका यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से। ठीक है, अब देखिए फलक केंद्रिक घनीय एकक कोष्टिका भुजा और परमाणु के मध्य संबंध इस तरह है। उसका संबंध किस तरह था, a बराबर 2r के बराबर था। अब इसमें देखिए अगर हम क्या लेंगे, फलक केंद्रिक घनीय एकक कोष्टिका लेंगे तो इसमें क्या हमारा संबंध बनेगा, इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी जानेंगे और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखेंगे आप पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे कहाँ पे, अगर यहाँ पर एक हम क्या लें, त्रिभुज लें। यहाँ से देखिए एक हमारा क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। तो इस त्रिभुज में अगर आप देखेंगे तो अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम तो क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, यहाँ से आप देख रहे हैं 1i² + 1i² बराबर 4r²। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर जी 4r कहाँ से आ गया। यहाँ से देखेंगे एक यहाँ पे बन रहा है आपका एकक कोष्टिका। ठीक है, और एक आपका यहाँ पे अजैविक कण है, एक आपका यहाँ पे अजैविक कण होगा। 3 अजैविक कण मिले तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या r, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या r, ये टोटल इसका व्यास हो गया। ठीक है, ये टोटल इसका व्यास हो गया तो यहाँ पे r हो जाएगा। फिर इसका व्यास ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी r, ये भी r, 2r यहाँ से हो गया। पुनः अब यहाँ पे फिर बनेगा तो ये भी एक व्यास बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक r आपको मिलेगा। तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, 4r आपकी दूरी निकल कर आएगी। तो अब यहाँ पे 4r क्यों है, उसमें सिंगल r आया था, लेकिन उसमें क्या था ना कि हमारा एक जो था कि सिर्फ कोनों पर ही जो हमारे अवयव पाए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर कोनों के अलावा एक मध्य में भी पाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4r हो जाएगा। तो आप इसे समझने का प्रयास करेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पे देखिए अगर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो 2a² बराबर 16r², a² बराबर 8r²। ठीक है, a² बराबर 8r², और r² बराबर क्या हो जाएगा, a² / 8 क्या हो जाएगा, a² / 8 हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ से r बराबर अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a/2√2। क्या हो जाएगा, r बराबर a/2√2। ठीक, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए √2 का अंश व हर में गुणा कर देंगे। किसका, √2 का, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, किसका, √2 का क्या कर देंगे हम, अंश और हर में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, अगर हम गुणा करेंगे तो क्या मिलने वाला है, ध्यान से आप इसको देखेंगे तो क्या मिलने वाला है, यहाँ पे देखेंगे अगर गुणा कर देंगे तो ऊपर क्या मिलेगा हमारा, r/√2/4 मिलेगा। ठीक है, 4 मिलेगा क्योंकि √2 एक 2 हो जाएगा, नीचे सिर्फ 2 और 2 बचेगा, 4 हो जाएगा। ऊपर हमारा एक a है तो क्या हो जाएगा, a√2। ठीक है, a√2। यहाँ से अगर इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो a बराबर क्या निकल कर आएगा, 4r। क्या निकल कर आएगा, 4r। यहाँ से थोड़ा आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग लिखा गया है, यहाँ से r बराबर होगा। ठीक है, r बराबर a√2/4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर इसका मल्टीप्लाई उधर कर देंगे तो क्या मिलेगा। ठीक है, या तो अगर हम इस तरीके से निकालना चाहें, ये हमारा 4 है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4r, और a को यहीं पे रखेंगे, नीचे √2 आ जाएगा, तो टोटल क्या मिलेगा, a बराबर 4r/√2। तो ये आपका मिल जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए हमारा क्या है, BCC यानी कि अंत केंद्रिक घनीय एकक कोष्ठिका। अब चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, थोड़ा क्रिटिकल है लेकिन समझ में आपको आएगा। ठीक, तो अच्छी तरीके से आप समझने का प्रयास करेंगे तो समझेंगे। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, अब देखिए इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं हम। अंत केंद्रीय घनी एकक कोष्ठिका में परमाणु और भुजा का मध्य का संबंध निम्नलिखित है। इसको भी पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। देखिए इसमें क्या होगा, a का स्क्वायर, a देखिए तीनों आपका एक बनेगा। ठीक है, तीनों आपका एक बनेगा। ठीक है, तीनों आपका एक बनेगा। यहाँ से अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ से a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर हो जाएगा। और जैसे पीछे आपको देखे होंगे 3 आपका बन रहा था ना, 3 में r यानी कि 4r जुड़े थे, तो उसी तरीके से इसमें भी जुड़ेगा 4r का स्क्वायर। ठीक, इसी तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। यहाँ से 3a² बराबर 16r²। अगर a स्क्वायर सिर्फ निकालेंगे तो 16r²/3। और यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, 4r, दोनों तरफ से क्या कर देंगे, √ ले लेंगे, दोनों तरफ का √ ले लेंगे तो इसका स्क्वायर कट जाएगा, इसका स्क्वायर कट जाएगा तो 4r आ जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर ही क्या होता है हमारा 16 होता है। ठीक, तो क्या बचेगा यहाँ पे, टोटल 4r बचेगा और यहाँ पे √3 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम r की बात करें, अगर हम r निकालने का प्रयास करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4√3। क्या, 4√3/4 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ये 4 नहीं होगा, यहाँ पे होगा a√3। ठीक है, यहाँ पे आप लोग थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, a√3/4 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे और थोड़ा अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए आगे हम थोड़ा बात करेंगे। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। किसकी बात करेंगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए r बराबर a/2 इसमें आया था, इसमें क्या आया था, r बराबर ar/2 आया था। ठीक, और इसमें क्या आया था, 4r यानी कि r बराबर a√3/4 आया था। यहाँ पे क्या आया था, a√2/4 आया था। तो ये आपको तीनों डिफरेंस समझ लेना और लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके। हम आगे बात करेंगे अगली हेडिंग की, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये हेडिंग क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, तो हम आपको बताना चाहेंगे ये हेडिंग उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके चैप्टर्स में सारी हेडिंग्स इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ना होगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर रहें। ठीक है, यहाँ पर देखिए अच्छी तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ आप देखेंगे अजैविक कणों, परमाणुओं, अणु अथवा आयनों को, क्या, अजैविक कणों, परमाणुओं,
अणु अथवा आयनों को किसी भी प्रकार से क्या, किसी भी प्रकार से संकुलन होने पर, क्या होने पर, संकुलन होने पर कुल रिक्त स्थान सर्वदा शेष बचा रहता है। क्या होता है, जो कुल रिक्त स्थान है वह सर्वदा शेष बचा रहता है, लेकिन फिर भी ज्यादा अजैविक कणों से घिरा रहता है। अर्थात संकुलन क्षमता कुल उपलब्ध स्थान का वह क्षेत्र है जो अजैविक कणों द्वारा घिरा रहता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर देख लिए जो हमारे संकुलन अवयवी अणु है, ठीक है, कण है। अब यहाँ पे कह क्या रहा है कि जो कण है ये कण तो घेरे रहते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक आपको स्पेस देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए दो संकुलन अवयवी कण है, ठीक है, क्या है, दो क्या है हमारा संकुलन अवयवी कण है, ठीक है। अब इन कणों का क्या है, हमारा बीच में क्या है, रिक्त स्थान है। क्या है, रिक्त स्थान आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए पीई की बात करेंगे, पीई बराबर क्या हो जाएगा, प्रत्येक गोले का जो पैकेजिंग इफिशियंसी आपकी होती है, पैकेजिंग इफिशियंसी क्या होती है हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक गोले का परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन, क्या, प्रत्येक गोले का परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन अपान एकक कोष्टिका का आयतन, क्या, एकक कोष्टिका का आयतन इंटू 100, ठीक, ये हो जाएगा। तो इसको आपको लिख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं, आगे देखिए क्या है, सरल घनीय एकक कोष्टिका की संतुलन क्षमता, क्या, सरल घनीय एकक कोष्टिका की जो संतुलन क्षमता है उसके बारे में बात करेंगे और आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे सरल घनीय एकक कोष्टिका की जो भुजा है ए है, ठीक है, रिलेशन क्या होगा, ए बराबर 2r होगा, ठीक है। अब देखिए सरल एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, और इसका आयतन 1 क्यूब निकल कर आएगा, ठीक है। तो संकुलन क्षमता क्या होगी, संकुलन क्षमता क्या निकल कर आएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक गोले का परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन, क्या, प्रत्येक गोले का परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन और एकक कोष्टिका का आयतन अपान में क्या होगा, एकक कोष्टिका का आयतन इंटू 100, क्या, इंटू 100। तो ये आपको लिख लेना है, बहुत ही संकुलन क्षमता बहुत ही सिंपल है निकालना, तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर देखिए अगर यहाँ पर हम पैकेजिंग इफिशियंसी की बात करेंगे सरल एकक घनीय कोष्टिका की, तो उसको निकालने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए ऊपर क्या आया था हमारा, अगर ऊपर की बात करेंगे ऊपर क्या था, अगर आपको याद आ रहा होगा तो क्या था, प्रत्येक गोले का परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, इतना समझ में आ गया ना। तो धीरे से थोड़ा समझिएगा, अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। और अपान में क्या था, यानी कि एकक कोष्टिका का आयतन कितना हमने निकाला था, 1 क्यूब निकाला था, ठीक, इंटू 100, ठीक है, क्या, इंटू 100। अब देखिए अब हम बात क्या करेंगे, संकुलन क्षमता की, यानी कि जो हमारा संकुलन क्षमता था पैकेजिंग इफिशियंसी, यहाँ से हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब अपान 2r का क्यूब, ठीक, इंटू 100, क्या, इंटू 100। अब ये 2r कहाँ से आया, हमने आपको बताया था ना कि आपका जो अगर दो कोने पर आपके जो कण है उपस्थित है, तो वहाँ पे जो व्यास आता है हमारा 2r के बराबर आता है, ठीक है। तो वहीं पर व्यास हमारा a है या भुजा a है, तो भुजा हमारी 2r के बराबर होती है। चूंकि आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चूंकि भुजा a बराबर 2r के बराबर होगी, ठीक। अब देखिए थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको, और तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू पाई इंटू r क्यूब इंटू 1 ये 3 नीचे आ जाएगा इंटू r क्यूब इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक। अब देखिए थोड़ा सॉल्व करने पर क्या मिलेगा हमें, पाई/6 इंटू 100 मिलेगा। और पाई का मान आप सभी लोग जानते होंगे, पाई बराबर क्या होगा, दो मान आपको निकलते हैं, या तो 22/7 या 3.1, ठीक। अब चलिए यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 52% आपका टोटल निकल कर आएगा, ठीक। आप खाली स्थान की बात करेंगे तो 52 - 100 अपान 48%।
तो आपका 52% घेरा हुआ भाग होगा, लेकिन जो खाली भाग आएगा आपका कितना आएगा, 48% आएगा सरल एकक घनीय कोष्टिका। ठीक है, चलिए आगे देखिए आगे क्या होगा यहाँ पे, अतः केंद्रिक घनीय एकक कोष्टिका की संतुलन क्षमता। क्या, अतः केंद्रिक घनीय एकक कोष्टिका की संतुलन क्षमता। यहाँ क्या हो जाएगा, पैकिंग इफिशियंसी ऑफ बीसीसी। ठीक है, कोष्टिका की भुजा ए बराबर क्या हो जाएगी, रिलेशन सेक्शन। अब देखिए हम अंतः केंद्रिक घनीय कोष्टिका की संतुलन क्षमता निकालने का प्रयास करेंगे और आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे। ठीक, आप अच्छी तरीके से समझेंगे इसको तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ देखो कोष्टिका की भुजा कितनी हो जाएगी, ए। अब रिलेशन इन एस सी 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 यानी कि आ बराबर कितना आया था, a√3/4 हमने पीछे निकाला था। ठीक, अब देखिए हमारा फिगर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ से बीसीसी की एटम कितना हो जाएगा, 2 आया था और आयतन आपको 3 ही मिलने वाला है। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बदलेगी, नीचे ए का मान बदलेगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा और इसी आधार पर आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पैकेजिंग इफिशियंसी क्या निकल कर आएगी। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r³ इंटू 2/4 r/√3 का क्यूब इंटू 100। ठीक है, चलिए इसको और थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू पाई इंटू r³ इंटू 2 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 हो जाएगा। अपान नीचे क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 r³ इंटू 3 इंटू 100। टोटल सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5√3/8 इंटू 100 आ जाएगा। यहाँ से देखिए 3 इंटू 1.14 यानी कि 3.14 इंटू 1.732/8। अब यहाँ से पीई क्या निकल आएगा, 68% आएगा टोटल आपका। ठीक, और अगर स्पेस वैलिड की बात करेंगे, स्पेस वाइड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 - 68 यानी कि क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं आगे क्या होगा। आगे देखिए इसी तरीके से हम किसका निकालेंगे, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे निकल रहा है। सारी चीज़ों को आपको हमने डिस्कस किया है यहाँ पे। जो भी चीज़ें अगर आपको छूटती या नहीं समझ में आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका की बात करेंगे, इसकी संतुलन क्षमता की बात करेंगे, पैकेजिंग इफिशियंसी ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे, फेस सेंटर्ड पैकेजिंग इफिशियंसी ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकक कोष्टिका यहाँ पे आपकी क्या होगी, यही आपका मेन होता है। क्या होता है, एकक कोष्टिका की भुजा ए, कोष्टिका का आयतन आपका मेन होता है। अभी जो आपका एफसीसी का रिलेशन में निकाला था बराबर a√2/4 ये मेन होता है और टोटल एटम आपको कितना निकला था, 4 निकला था इसमें। ठीक, अब यहाँ पे हम मान रख देंगे, बहुत ही सिंपल है, मान रख देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पैकेजिंग इफिशियंसी है 4/3 पाई r³ इंटू 4/a³, यहाँ से हो जाएगा 4/3 पाई r³ इंटू 4/4 r/√2 इंटू का होल क्यूब इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, टोटल सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, π√2/3√2 बराबर क्या हो जाएगा, पाई इंटू √2/3 इंटू √2 इंटू √2 इंटू 100। ठीक है, आगे थोड़ा और सॉल्व करेंगे इसको, आगे इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, π/3 इंटू √2 बराबर क्या हो जाएगा, 3.14/3 इंटू 1.414 बराबर इंटू 100। ठीक है, टोटल सॉल्व करेंगे 74% आएगा और यहाँ पर अगर स्पेस की बात करेंगे तो 100 - 74 क्या हो जाएगा, 26। ठीक है, अब देखिए नोट पॉइंट की बात करेंगे, नोट पॉइंट में भी आपको यहाँ से थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखिए पैकेजिंग इफिशियंसी आप एससीसी की बात करेंगे, सॉलिड सिंपल क्यूबिक घनी सेल की बात करेंगे, क्यूबिक की बात करेंगे तो कितना आया था हमारा, 52% आया था। ठीक है, स्पेसाइड की बात करेंगे 48% आया था और इसमें कितना आया था, 68% आया था और इसमें कितना आया था, जो स्पेस की बात करेंगे 32 आया था। इसकी बात करेंगे तो 74% आया है हमारा, कितना 74% आया है और यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 यानी कि 26 आया था परसेंट, स्पेस की बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं निविड संकुलन संरचनाएं। अब निविड संकुलन संरचनाएं क्या होती हैं, चलिए इसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी दे देंगे। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ठीक है, निविड संकुलन संरचनाएं की बात करेंगे, ठोसों में अजैविक कण, क्या
ठोसों में अजैविक कण निविड संकुलित होते हैं। क्या होते हैं? निविड संकुलित होते हैं तथा उनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। जो ठोस होता है, ठोस के जो अजैविक कण होते हैं, निविड संकुलन का मतलब क्या होता है कि उसके जो अणु होते हैं बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। अब तथा उनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। इन अजैविक कणों को ठोसों में 3 प्रकार के व्यवस्थित किया जा सकता है। अब जो ठोस के जो हमारे कण हैं, अब उनको 3 प्रकार से हम व्यवस्थित कर सकते हैं। कैसे? हमारे साथ बने रहें, तभी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। अर्थात इन्हें 3 पदों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? पहला हमारा क्या है? एक विमीय निविड संकुलित संरचना। दूसरा क्या है? द्विविमीय निविड संकुलित संरचना। तीसरा क्या है? त्रिविमीय निविड संकुलित संरचना, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, एक विमीय निविड संकुलन संरचना, ठीक है। अब यहाँ से इसको थोड़ा अगर देखेंगे तो एक विमीय निविड संकुलित संरचना में ठोसों को व्यवस्थित करने के, ठीक है, यानी 10 क्लोज पैकेजिंग, ठीक है। तो एक विमीय निविड संकुलित संरचना में ठोसों को व्यवस्थित करने के लिए केवल एक विधि है, अर्थात अजैविक कणों को केवल एक ही बीमा में विकसित किया जाता है, यानी व्यवस्थित किया जाता है एक ही बीमा में, यानी कि एक ही सरल रेखा में। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कणों को एक सीधी रेखा में व्यवस्थित किया गया है। इसी को हम क्या कहेंगे? एक विमीय निविड संकुलित संरचना। तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो देखिए अगला क्या है हमारा? अगला हमारा क्या है? उपसंयोजक संख्या। क्या है हमारी? अगला हमारा क्या है? उपसंयोजक संख्या, यानी कि एक कण या परमाणु के द्वारा निकट एक दूसरे को स्पर्श कर रहे गोलों को उपसंयोजक संख्या कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई गोला है, ठीक है, ये हमारा कोई गोला है। अब इस गोले से जितने भी आपके गोले संपर्क करेंगे, ठीक है, उसकी वह उपसंयोजक संख्या होगी। जैसे इस गोले से 1 2 3 4 गोले टच कर रहे हैं इससे, तो ये इसकी उपसंयोजक संख्या हो जाएगी। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा आ रहा होगा, ठीक है। अगला देखिए 2D क्लोज पैकिंग, यानी कि द्विविमीय संकुलित संरचनाओं को 2 प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। कैसे? द्विविमीय वर्ग क्या होता है हमारा? देखिए, द्विविमीय वर्ग निविड संकुलन संरचना कैसे होगा आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यानी कि 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, यानी कि द्विवर्ग निविड संकुलित संरचना में द्वितीय पंक्ति को गोले को प्रथम पंक्ति के गोले से ठीक ऊपर व्यवस्थित किया जाता है, तथा यदि प्रथम पंक्ति के गोले में ए टाइप है तो इसके बाद वाली पैकिंग भी ए टाइप की होगी। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर हम इसकी पैकिंग कुछ इस तरीके से कर दें, ठीक है, अगर इसकी पैकिंग हम कुछ तरीके से कर दें, इसके ऊपर भी वही पैकिंग हमें बनानी होगी, नीचे भी वही पैकिंग हमें बनानी होगी, तो इसी को हम क्या कहेंगे? 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहेंगे, ठीक है। तो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको थोड़ा और बताते हैं। अगला देखिए क्या है हमारा कि द्विविमीय खटकोणीय निविड संकुलन संरचना, यानी कि 2D, यानी कि हियरजेंटल क्लोज पैकिंग, ठीक है। यानी कि अगर हेक्सागोनल, यहाँ पे 6 है तो हेक्सागोनल होगा, 2D हेक्साजेंटल क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है। द्विविमीय निविड खटकोणीय संकुलित में या विभिन्न खटकोणीय निविड संकुलित संरचना में द्वितीय पंक्ति के गोले को प्रथम पंक्ति के अवयवों या गड्ढा में उपस्थित होते तथा इस प्रकार प्रथम पंक्ति को प्रथम पंक्ति ए, द्वितीय पंक्ति बी अर्थात ए बी टाइप पैकिंग संकुलित बनती है। कहने का मतलब क्या हुआ? यहाँ देखिए खटकोणीय संरचना बनेगी, यानी कि यहाँ पे भी एक जो हमारा गोला है टच करेगा, यानी कि 6 जगह टच करेगा। अभी तो 4 जगह टच कर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि 6 जगहों पर टच करेगा। हम गोले को इस तरीके से व्यवस्थित करेंगे तब तो यहाँ पर क्या बनेगा? हमारा द्विविमीय खटकोणीय निविड संकुलन संरचना बनेगी, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं।
त्रिविमीय निविड़ संकुलन संरचना, इसमें क्या होगा, इसमें भी आपको बता देते हैं कि त्रिविमीय निविड़ संकुलन संरचना निम्नलिखित 3 प्रकार से व्यवस्थित होता है। किसपे? 3D क्लोज्ड पैकिंग। त्रिविमीय वर्ग निविड़ संकुलित संरचनाओं में पहली पंक्ति विमीय वर्ग निविड़ संकुलित होता है, इसके बाद दूसरी पंक्ति को उन्हीं गोलों को ठीक ऊपर व्यवस्थित करके z अक्ष की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या होता है कि त्रिविमीय वर्ग निविड़ संकुलित संरचनाओं में क्या होता है, पहली पंक्ति विमीय वर्ग निविड़ संतुलित होता है, इसके बाद दूसरी पंक्ति को इन्हीं गोलों के ठीक ऊपर व्यवस्थित करके, अब जैसे हमारी एक पंक्ति हो गई, यहाँ पे आप देखेंगे जैसे हमारी एक पंक्ति हो गई, अब इसी के पंक्ति के ठीक ऊपर आपको एक पंक्ति और बना देनी है। ठीक है, अब इसे हम जेड अक्ष के ऊपर यानी कि इसके ऊपर रखेंगे, कहने का मतलब इसके बगल नहीं, इसके ऊपर रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इस तरीके जिस तरीके से हमारी पेन आपको दिख रही है ना, तो इस तरीके से रखने का प्रयास करेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, 3D क्लोज पैकिंग कहेंगे। 2D में क्या होता है कि 2 ही दिशाएं आती हैं, लेकिन 3D आ गया तो 3 दिशाएं आपको देखने को मिलेंगी इसमें। ठीक है, अगला हमारा देखिए क्या है, त्रिविमीय खटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना, यानी कि जब गोलों के मध्य चतुष्फलक की रिक्तियां प्राप्त होती हैं तो त्रिविमीय निविड़ खटकोणीय संरचना प्राप्त होगा। चतुष्फलकी का मतलब क्या होगा, इसमें 4 गोले आपको मिलेंगे, यानी कि एक दूसरे के ऊपर रखे हुए तीनों दिशाओं में आपको मिलेंगे। ठीक है, और उसमें क्या हो रहा है, 2 दिशाओं में मिल रहे थे। ठीक है, इसमें आपको तीनों दिशाओं में मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला देखिए, 3D क्यूबिक क्लोज पैकिंग, यानी कि 6 गोलों से मिलकर ऑक्टाहेड्रल चतुष्फलक की रिक्तियां प्राप्त होंगी। ठीक है, याद है, अब देखिए 6 गोलों से मिलकर क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल चतुष्फलक की रिक्तियां प्राप्त होंगी, जिसे हम क्या कहेंगे, अष्टफलकीय रिक्तिका कहेंगे। ठीक है, अगला देखिए क्या है, ठोसों में अपूर्णताएं की बात करेंगे तो यद्यपि क्रिस्टलीय ठोसों के अजैविक कण, यद्यपि क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोसों के अजैविक कण लघु परास व्यवस्था के साथ साथ क्या, लघु परास व्यवस्था के साथ साथ दीर्घ परास व्यवस्था में व्यवस्थित भी होती है, फिर भी इसमें कुछ न कुछ रिक्तियां बची होती हैं। इन्हें ठोसों की अपूर्णताएं कहते हैं। क्या कहते हैं, ठोसों की अपूर्णताएं कहते हैं। ठीक है, जब इसमें क्या होती है कि कुछ रिक्तियां बच जाती हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, ठोसों की अपूर्णताएं कहेंगे। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। बिंदु दोष की बात करेंगे तो बिंदु दोष को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला स्टाइकियोमेट्री दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष, अशुद्धि दोष। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3। चलिए इसके बारे में भी जानते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे देखिए स्टाइकियोमेट्री दोष की बात करेंगे। ऐसे दोष होते हैं जो ठोस की स्टाइकियोमेट्री को विद्युत नहीं करते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि यानी ऐसे दोष होते हैं जो ठोस की स्टाइकियोमेट्री को विद्युत नहीं करते हैं, यानी कि स्टाइकियोमेट्री दोष को गतिकी दोष भी कहा जाता है। अर्थात आधारभूत तरीके से यह निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखिए जो स्टाइकियोमेट्री जो दोष है क्या है, सी और ए 100% होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए रिक्तियों की बात करेंगे। पहला हमारा क्या होगा, हमारा रिक्तियाँ दोष होगा, यानी कि वैकेंसी डिफिसिट होगा। यानी जब किसी ठोस क्रिस्टल जालक से क्या, जब किसी ठोस क्रिस्टल जालक से अजैविक कण यानी परमाणु अणु एवं आयतन में से कोई एक परमाणु क्रिस्टल को छोड़कर बाहर हो तो इसे रिक्तियां दोष कहा जाता है। ठीक है, तो इस दोष में क्रिस्टल का घनत्व घटता है, ऊष्मा बढ़ने पर यह दोष बढ़ता जाता है। यह घटना अनायनित ठोसों में होती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब इसमें से कोई एक कण क्या होता है, बाहर निकल जाता है। क्या होता है, बाहर निकल जाता है अपने स्थान को छोड़कर, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिक्तिका दोष कहेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, अंतराकाशी दोष, यानी कि इंटरस्ट्रक्शियल डिफेंस। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, जब किसी ठोस क्रिस्टल जालक में
अजैविक कण क्रिस्टल को अंतराकाशी में पाए जाते हैं तो ऐसे दोष को अंतराकाशी दोष कहते हैं। कहने का मतलब जैसे नॉर्मल तरीके से हमारी पैकेजिंग हुई है, अब इस पैकेजिंग में क्या होता है, कोई एक्स्ट्रा अणु वहाँ पे आकर बैठ जाता है जिसे हम क्या कहेंगे, अंतराकाशी दोष कहेंगे। ठीक है, अब देखिए जब अंतराकाशी दोष होता है इससे क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ऐसे दोष से क्रिस्टल का घनत्व तो बढ़ता है, ताप बढ़ने पर यह घटना घटती है, यह दोष अनआयनिक ठोसों में पाई जाती है। तो इतना चीज़ें आपको लिख लेना है, सारी चीज़ों को आपको लिखते चलना है जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ाई है। ठीक है, फ्रैंकल दोष की बात करेंगे। फ्रैंकल दोष में देखिए, जब किसी ठोस क्रिस्टल जालक में अजैविक कण अथवा आयन क्रिस्टल के अंदर ही अपने वास्तविक स्थान को छोड़कर अंतराकाशी में बैठ जाते हैं तो ऐसे दोष को फ्रैंकल दोष कहा जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे Zn, Si, Ag, Cl, Ag और Agi, जब इसके अणु क्या होते हैं कि इसके ही अंतराकाशी में जाकर बैठ जाते हैं। ठीक है, निकल जैसे यहाँ से निकला, अब निकल करके यहीं पे जाकर प्लस आपका बैठ गया, तो इसी हम क्या कहते हैं, फ्रैंकल दोष कहते हैं। ठीक है, चलिए शॉर्टकी दोष की बात करेंगे। तो शॉर्टकी दोष में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकी डिफेक्ट्स की बात करेंगे। तो जब किसी ठोस क्रिस्टल से परमाणु अणु एवं आयन क्रिस्टल को छोड़कर बाहर निकल जाए, अर्थात परमाणु अणु एवं आयन क्रिस्टल से शॉर्ट कर जाए तो ऐसे दोष को शॉर्टकी दोष कहते हैं। यानी इस दोष से क्रिस्टल का घनत्व दोष घटता है, यानी कोई हमारा जो ऐसे देखे यहाँ पे तो खाली है ना, तो ये बाहर निकल जाता है, क्या होता है, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अगर ये बाहर निकल जाएगा तो इसे हम क्या कहेंगे, शॉर्टकी दोष कहेंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए 5वें नंबर में क्या है, धातु की अधिकता, मेटल्स एक्सिस डिफेक्ट, नॉन स्टैक्योमेट्री दोष। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए देखने को मिलेगा। ठीक है, ये किस रेशियो में होता है, 6:6 के रेशियो में ये होता है, 6:5 अनुपात में ये होता है नॉन स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट। ठीक है, तो ये आपके 5-6 ये आपको देख लेना है। आगे चलिए, ऋण आयन की रिक्तियाँ के कारण धातु अधिकता दोष। अगर ऋण आयन की रिक्तियाँ हो जाएंगी तो धातु अधिकता दोष कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको समझाएंगे, थोड़ा आपको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए NaCl की बात करेंगे तो 6:5 में होगा, कैसे होगा, यहाँ पे देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन देगा तो Na+ में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो Na+ में हो जाएगा। ठीक है, और जो Cl है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो Cl- हो जाता है, कैसे। ठीक है, जब सोडियम के क्रिस्टल से सोडियम के वाष्प को पास कराया जाता है, ठीक है, तब सोडियम की वाष्प अर्थात सोडियम के परमाणु इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल से ही त्याग कर क्लोराइड आयन को क्रिया कराकर NaCl बना लेते हैं। ठीक है, जिसमें क्रिस्टल के अंदर Na+ और Cl- का अनुपात बदल जाता है। ऋण आयन के रिक्तियों के कारण धातु अधिकता की घटना घटती है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है कि धातु अधिकता की घटना घटेगी, यानी कि Na+ की घटना घटेगी और Cl- की घटना घटेगी। ठीक है, यानी कि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल सफ़ेद से पीला हो जाता है। इस घटना से उष्मा सुचालक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि NaCl क्या होता है, पीला होता है। ठीक है, और ये ICl क्या होता है, पिंक होता है। KCl क्या होता है, वायलेट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे आप थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे जैसे हम आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करेंगे, जो सोडियम है एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो क्या बनेगा, Na+ बनेगा। इसी तरीके से Cl जो क्लोरीन है एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बन जाएगा, ऋण में बदल जाएगा। तो जो त्यागता है वो प्लस में होता है, जो ग्रहण करता है वो माइनस में होता है। तो इस बात को आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, धन आयन अंतराकाशी के कारण। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा, जब ZnO जिंक ऑक्साइड या क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तब कोई दूसरा जिंक आयन क्रिस्टल के अंतराकोश में बैठ जाता है, जिससे धन आयन अंतराकाश के कारण धातु अधिकता की घटना घटती है। अब इस घटना के बाद क्रिस्टल सफ़ेद से पीला होने लगता है, क्योंकि क्रिस्टल को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस भी निकलती है। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए ZnO की बात करेंगे तो Zn+2 बनाएगा, जो कि यहाँ पर आकर बैठ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका क्या होता है, धन आयन अंतराकाशीकरण धातु अधिकता दोष। ठीक है, चलिए धातु न्यूनता दोष की बात करेंगे। धातु न्यूनता दोष क्या होता है, जब Fe प्रकार के क्रिस्टल में Fe2
O3 प्रकार के वाष्प को पास कराते हैं तब क्रिस्टल के 3 Fe ट्रिपल प्लस आयन बाहर हो जाते हैं। ठीक है, इसमें जब हम वाष्प पास कराएंगे तो क्या होंगे, F ट्रिपल प्लस बनेगा और 2Fe ट्रिपल प्लस के आयन क्रिस्टल के अंदर बैठ जाते हैं, जिससे न्यूनता दोष की घटना घटती है तथा इसकी चालकता वैसे ही रहती है क्योंकि आयन बराबर रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। Fe क्या हो जाएगा, +2 +3 दोनों देता है। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्या है, ठोस में विद्युतीय गुण की बात करेंगे। ठीक है, ऐसे कौन से ठोस हैं जिसमें विद्युतीय गुण आपका आ जाता है। ठीक है, तो गुणों के आधार पर ठोसों में विद्युतीय गुण निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला सुचालक। सुचालक का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, सुचालक का मतलब क्या होता है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को आसानी से फ्लो करा सकें, यानी कि वे ठोस पदार्थ जिसमें बहुत अधिक ऊष्मा सुचालक का गुण प्राप्त होता है उसे सुचालक कहते हैं। इसे प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। इसकी चालकता प्रसार 10.7 से 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। Ag, Cu, Au, Fe, Ft, etc। ठीक है, अब देखिए अर्धचालक की बात करेंगे। वे पदार्थ जिनकी चालकता सुचालक एवं कुचालक के मध्य होती है। किसके? वे पदार्थ जिसकी चालकता सुचालक एवं कुचालक के मध्य होती है उसे अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। इसकी चालकता परास क्या होगी, 10⁻⁻6 से 10⁴ और ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है, जैसे AS, SI, SB, BI। ठीक है, चलिए तो अर्धचालक में क्या होता है कि जो इसकी चालकता होती है सुचालक से कम और कुचालक से अधिक होती है, दोनों के मध्य होती है। ठीक है, अब देखिए कुचालक की बात करेंगे, इंसुलेटर्स की बात करेंगे। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, इंसुलेटर नहीं होता है, ये हमारा क्या होता है, सेमी कंडक्टर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे होगा सेमी कंडक्टर। क्या? सेमी कंडक्टर होगा। ठीक है, तो आपके यहाँ पे मिला लेना है, इसको बना लेना है। चलिए अर्धचालक के प्रकार की बात करेंगे तो निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा क्या होगा, एन प्रकार का अर्धचालक यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर। दूसरा हमारा क्या होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अभी आपको इन दोनों के बारे में भी बताते हैं और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। एन प्रकार का अर्धचालक की बात करेंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, सिलिकॉन के क्रिस्टल में जब नाइट्रोजन परिवार के तत्व, यानी कि जब सिलिकॉन क्रिस्टल में नाइट्रोजन परिवार के तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में से जब एस आर्सेनिक अशुद्धि उपस्थित होती है तब एन प्रकार की अर्धचालक बनता है। जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो इसे इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे आप देखिए सिलिकॉन में एस को हम अशुद्धि मिला दिए। ठीक है, तो अशुद्धि हम मिला दिए हैं, तो अब देखिए जब एन टाइप बनेगा तो 5 संयोजी तत्व इसमें अशुद्धि के रूप में मिलाएंगे। ठीक है, जिसकी संयोजकता कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है, तो 5 संयोजकता वाले तत्व को मिलाएंगे अशुद्धि के रूप में। किसके रूप में? अशुद्धि के रूप में। तो हमारे क्या बनेगा, एन टाइप अर्धचालक बनेगा। ठीक, इसको आपको याद कर लेना है। उसके बाद पी टाइप की बात करेंगे। जब हम तीन संयोजी अशुद्धि को जब हम मिलाएंगे सिलिकॉन में तो क्या बनेगा, पी प्रकार के अर्धचालक बनेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब किसी सिलिकॉन के क्रिस्टल में बोरान परिवार के तत्व, ब्रोमीन, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, इंडियम, टेल्यूरियम, ये सब को जब मिलाएंगे अशुद्धि के रूप में तो पी प्रकार के अर्धचालक हमारे बनते हैं। तो ये आपको हमने समझा दिया अच्छी तरीके से। ठीक है, इसको आपको लिख देना है, ये ब्रोमीन, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, इंडियम, टेल्यूरियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक, ये आपके क्या होगा, 5 संयोजी वाले तत्व होंगे। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अब हम चुंबकीय गुण की बात करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किसमें होती है, तो युग्मित अयुग्मित के इलेक्ट्रॉन के ग्रेन के कारण ठोसों में चुंबकीय गुण निम्नलिखित प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारे कोई भी पदार्थ होता है उसमें अयुग्मित युग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण ही जो उसका गुण होता है डिसाइज होता है। कैसे? पहला हमारा क्या होगा, अनचुंबकीय पदार्थ यानी कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी कि वे ठोस पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाते हैं।
इन्हें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होते हैं, इन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये ठोस जो क्या होते हैं कि बहुत ही कम मात्रा में क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, दुर्बल क्षेत्र में बहुत ही कम मात्रा में क्या होते हैं, किसी लोहे के प्रति या किसी चुंबक के प्रति आकर्षित होते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ कहेंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे। ठीक है। अब देखिए, वे पदार्थ सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। यानी क्या होते हैं, ये प्रतिकर्षित होते हैं, यानी कि जो किसी के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे, जैसे NaCl H2O C6H6। ठीक है। अगला देखिए हमारा क्या, लौह चुंबकीय पदार्थ है, यानी कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल आकर्षित होते हैं लौह चुंबकीय कहलाते हैं, जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकिल। ठीक है। यहाँ पे देखिए, लौह चुंबकीय पदार्थ में छोटे ग्रेन होते हैं जिसमें एक साइड में धनावेश तथा दूसरे साइड में ऋणावेश समूह के रूप में डोमेन होते हैं, इसे लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसमें देखिए प्लस और माइनस सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे ही आपको व्यवस्थित मिलेंगे। ठीक है। अब देखिए, लौह चुंबकीय पदार्थ की ओर आकर्षित होने पर भी यह अस्थायी चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करेंगे, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होते हैं, इनमें दुर्बल प्रतिकर्षण का गुण भी प्रदर्शित करते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है। तो ये क्या होते हैं, जो आकर्षित ही नहीं होते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ कहेंगे, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे, जो एकदम विपरीत कार्य करें। ठीक है। फेरी चुंबकत्व की बात करेंगे, फेरी चुंबकत्व ऐसे पदार्थ होते हैं जो लौह चुंबकत्व की तुलना में कुछ कम चुंबकत्व की ओर आकर्षित, यानी कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो लोहे की अपेक्षा कुछ कम मात्रा में आकर्षित, जैसे स्टील आपका हो गया। ठीक है। Mg Fe2O4 Zn Fe2O4 etc। ठीक है। तो इसी में क्या होता है, जैसे मूर्छा Fe2O3 3H2O, तो ये भी क्या होता है कि लोहे की अपेक्षा बहुत ही कम आकर्षित होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको फर्स्ट चैप्टर का पूरा इसमें वीडियो था। तो स्टूडेंट, आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट से बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।